नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गर्ग कक्षा 10वीं हिंदी के पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं, आज इस पाठ को पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। हालांकि लेखक के बारे में परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानना लेखक के बारे में ज़रूरी है। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। औद्योगिक प्रतिष्ठान, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट में काम करते थे। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वॉलंटियरी रिटायरमेंट, जो लोग अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेते हैं, और एक वसुधा पत्रिका है, उसके संपादन में जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मतलब वर्तमान में जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, कॉन्टेम्प्रेरी स्टोरीज जो लिखी जा रही हैं, उनमें ये महत्वपूर्ण है और ये 8वें दशक में उभरे। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। वर्ग शोषण कहते हैं जाति के विरुद्ध जो शोषण होता है, एक दूसरे मतलब मानव के द्वारा जब मानव पर शोषण किया जाता है तो वो वर्ग शोषण कहलाता है। जैसे जमींदार और किसानों का, या उच्च वर्ग द्वारा मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। प्रतिकार मतलब विरोध। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं वो बड़ी रोचक शैली में किस्सा के रूप में लिखी हैं। अब पाठ प्रवेश करते हैं कि पाठ में क्या है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। इन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल देश का नारा लगाना नहीं है, या केवल देश के लोगों की रक्षा सुरक्षा करना नहीं है, कहते बल्कि देशभक्ति है देश की सभी चीज़ों से प्रेम होना और उसकी समृद्धि के लिए प्रयास करना। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। ये कहानी ये बताती है कि किस प्रकार से एक कैप्टन अपने देश के प्रति सम्मान का भाव रखता है, सेनानियों के प्रति, देशभक्तों के प्रति किस प्रकार का सम्मान का भाव रखता है, और वो ये बताता है कि इसी प्रकार से अनेक करोड़ों लोग हमारे देश को योगदान देते हैं, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह बताती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत ही रोचक और साधारण शब्दों में जो लिखी गई कहानी है उसको अब हम पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियों को मैंने पीले रंग से बोल्ड कर दिया है। आप इनको एक अलग से पृष्ठ में पाठ के बिंदु करके लिख लेंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं और मनोयोग से आपको दे पाऊँ। इस YouTube में मैंने NCERT की बुक का प्रयोग किया है, तो NCERT का हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूँ। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। इस पाठ में एक व्यक्ति हैं हालदार साहब। वो हर 15वें दिन किसी कंपनी के काम से एक गांव से निकलते थे, कस्बे से। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके
वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। छोटे से हिस्सा मतलब इसलिए क्योंकि पूरी सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी मूर्ति नहीं थी, केवल आधी बस्ट तक थी, आधी मतलब छाती के 2 बटनों तक। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहा-पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। कहते हैं नगर पालिका ने यह सोचा होगा कि एक मूर्ति लगवाई जाए। अब कहते पता तो है नहीं कि हो सकता है शायद उन्हें अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना हो, या हो सकता है उन्होंने बहुत चिट्ठी पत्रों से ये जानकारी लगाई हो कि अच्छी मूर्ति की लागत कितनी है, और शायद ये लगा हो कि वो बजट से ज़्यादा है। तो ये हुआ होगा कि समय जब उनका समाप्त होने वाला था शासन की अवधि, तो उन्होंने निर्णय किया कि चलो स्थानीय कलाकार से ये काम करवाओ। ऊहापोह कहते तर्क वितर्क, ऊहापोह कहते मन का संकल्प और विकल्प। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब पटक देने का क्या अर्थ है? देखिए, पटक देने का अर्थ है कि उस मास्टर जी को पता था कि ये मेरा कार्य नहीं है और उन्हें कम समय भी दिया जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने भी, क्योंकि वो शासन का और प्रशासन का विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा चलो ठीक है कि मैं इस काम को पटक ही देता हूँ, अर्थात जैसे तैसे निपटा ही देता हूँ। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन भी लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। कहते हैं जो मूर्ति बनी थी वो अच्छी बनी थी, पर एक कमी लग रही थी कि उसमें नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, इस पर ध्यान दिया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, आश्चर्य भरी मुस्कान। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो हलदार साहब को ये आइडिया अच्छा लगा, उन्हें ये भी अच्छा लगा, चलिए गांव में एक देशभक्ति की भावना और जज्बा है। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब उन्होंने देखा कि आज दूसरी तरह का चश्मा लगाए। अब आप एक मुख्य ध्यान देंगे, यहाँ देखिए, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा।
अब देखिए फ्रेम वाला जो शब्द आ रहा है ये अंग्रेजी शब्द है, विदेशी शब्द है। तो जब हम किसी एक भाषा में बात करते हैं या लिखते हैं और एक ही भाषा का प्रयोग करते हुए जब किसी और भाषा के शब्दों को हम उसमें ले आते हैं तो उसको कहते हैं कोड मिक्सिंग भाषा। क्या कहते हैं? कोड मिक्सिंग। तो आज आपका कार्य ये रहेगा, जितना हम पढ़ेंगे उसमें से 5 वाक्य ऐसे छांटना जिसमें कोड मिक्सिंग प्रयोग की गई हो। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, मतलब कौतूहल को दबाना मुश्किल हो गया आश्चर्य को, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब देखिए ये जो 2-3 पंक्तियां, इनमें पान वालों का दिखाया गया है चित्रण कि पान वाले कैसे होते हैं। पान ठूसे हुए रहते हैं, लगभग मोटे ताजे होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, है ना, और वो पान को नीचे थूकते हैं जब कोई उनसे पूछता है तो। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो। अब वो बता रहा है, ग्राहक मतलब ग्राहक। उसने बोला कोई, मान के चलिए कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मतलब क्या करता है कि कैप्टन वाले ने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है, उसने एक दिन चश्मा लगा दिया। फिर कोई ग्राहक आता है, वो कहता है वैसा ही चश्मा चाहिए, तो उसको उतार देता है और फिर उसकी जगह दूसरा लगा देता है। इस तरीके से वहाँ परिवर्तित होते रहते थे। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती, दुख देती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, मतलब ज़रूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कत्था एक चीज़ होती है जो पान पर लगाया जाता है, जो ब्राउन कलर का होता है, और पीक थूकी मतलब पान का रस। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। द्रवित मतलब दुखी करने वाली बात। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वायदा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? पारदर्शी कहते हैं ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाला, कांच वाला, वह यह नहीं तय कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। मतलब ये सब बड़ा आश्चर्यकारक लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की ओर चले, फिर रुके, फिर मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है?
या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही, भूतपूर्व मतलब एक्स कोई पहले सेवा करने वाला सिपाही, मतलब उन्हें कैप्टन के नाम से ऐसा लगा, हो सकता है वो इसीलिए देश नेताजी के प्रति सम्मानित भाव रखता हो कि उनके साथ फौज में हो या किसी सेना में हो। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसकी मुख्य मुख्य पंक्तियों को कॉपी में पाठ के बिंदु के रूप में लिख लें और कोड मिक्सिंग वाले 5 वाक्य आप लिखें। अगले भाग में हम शेष भाग पढ़ेंगे। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।